हम अपनी सीरीज में बात कर रहे हैं अपने रिटायरमेंट प्लान्स के बारे में, सेविंग्स के बारे में, कैसे सेविंग करना चाहिए, कैसे फिनेंशियल मैनेजमेंट करना चाहिए, किस तरीके से मनी मैनेजमेंट करना चाहिए। और ये हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बिल्कुल एक कॉमन पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू से। मतलब जैसे मैं करता हूँ, जैसे आप करते हैं, आपके दोस्त करते हैं, उसमें हम लोग क्या छोटी छोटी गलतियाँ करते हैं, उससे हमारी लर्निंग क्या है, उसको समराइज करके इसके बारे में हम लोग इस फिनेंशियल मैनेजमेंट की सीरीज में बातें कर रहे हैं। मैंने कई सारी वीडियोस बनाई है इसके ऊपर, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे देखिए। आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ या जो इन्फॉर्मेशन मैं आपके पास लेके आया हूँ वो एक गाइडलाइन की तरीके से है कि जैसे हम अपनी 20s में होते हैं, 30s में होते हैं, एक तो इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने का, सेविंग स्टार्ट करने का या अपना बजट स्टार्ट करने का, फाइनेंशियल मैनेजमेंट स्टार्ट करने का कोई सही समय नहीं होता है। केवल और केवल सही समय होता है आज से, अभी से। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको ये पूरी सीरीज आप तक पहुंचे, आप ये इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच पाए। और जब ये इन्फॉर्मेशन आपको पहुंचेगी ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी अपनी डे टू डे लाइफ मैनेज करने में, अपनी फाइनेंशियल मैनेजमेंट करने में, और आपको किस तरीके से ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। क्योंकि हमने जब स्टार्ट करा था अपनी 20s में, अपने 25 ईयर्स की एज में, तो हमें बहुत सारे गाइडलाइंस उस तरीके से नहीं मिले थे। बट वहाँ से हमने कुछ लर्निंग करी, कुछ सीखा, और वो कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस और कुछ जो अलग अलग जगहों से हमने एक्सपीरियंस लिया, जो अलग अलग लोगों से बात किया, वहाँ पर हमने उस चीज़ों को समझा, उसके बेसिस पे एक जो कंक्लूजन निकलता है, एक जो गाइडलाइन बनती है, वो मैं आज आपको आपके सामने बताने जा रहा हूँ। आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए ताकि मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन कंटिन्यूस बेसिस पे दे पाऊँ। हम अपनी पूरे फाइनेंशियल मैनेजमेंट को 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, 3 डिफरेंट स्टेप्स में या 3 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। पहला पार्ट हमारा होता है इन्वेस्टमेंट और सिक्योरिटी फॉर अनसर्टेनिटी। इसमें क्या है, देखिए, जब आपकी जॉब लगती है, जब आप कमाना स्टार्ट करते हैं, अर्निंग स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हमें क्या करना होता है, हमें अनसर्टेनिटीज़ के बारे में देखना होता है, जिसमें आपकी 3 बेसिक चीज़ें आती हैं। एक आता है आपका हेल्थ प्लान, एक आता है आपका लाइफ इंश्योरेंस, एक आता है आपका इमरजेंसी फंड। अब ये तीनों है क्या, इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे। तो लाइफ इंश्योरेंस है, हमें नहीं पता कि आगे क्या होगा, हमारी लाइफ कैसे जाएगी, महादेव ऐसा किसी के साथ ना करे, लेकिन अगर ऐसा होता है, हमारी लाइफ चली जाती है, या अगर हम डिसेबल हो जाते हैं, हमारे जो डिपेंडेंट्स हैं, फैमिली है, बच्चे हैं, वाइफ है, वो फाइनेंशियल रूप से अगर फ्री नहीं है तो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाएंगे, बहुत सारी लाइबिलिटीज़ आ जाएगी उसके ऊपर। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जब भी आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो या फाइनेंशियल रूप से अर्निंग करना स्टार्ट करें, सबसे पहले आप खरीदिए लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस में वो इन्वेस्टमेंट वाला इंश्योरेंस नहीं लेना है जो कई आपको इन्वेस्टर्स, जो एडवाइजर्स होते हैं, जो आपको बताएंगे आपको ये कवर भी करेगा और आपका लाइफ कवर भी करेगा और बाद में इतना रिटर्न भी मिल जाएगा। नहीं, आपको टर्म इंश्योरेंस लेना है, प्योर टर्म इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस लेने का फायदा ये होता है कि आपको बहुत ही मिनिमल कॉस्ट में वो मिल जाता है और बहुत लंबे टाइम तक का कवर आपको मिल जाता है। मतलब अगर आप जो आपकी ईयरली इनकम है, मान लीजिए अगर आपकी ईयरली इनकम है 10 लाख रुपए, आप साल में 10 लाख कमा रहे हैं, तो जनरली एक जनरल रूल है कि आपको लेना चाहिए ऑलमोस्ट 20 टाइम्स ऑफ योर ईयरली इनकम का वैल्यू। यानी अगर आपकी 10 लाख रुपए आप साल भर में कमाते हैं तो आपको लेना चाहिए करीब 2 करोड़ रुपए का लाइफ इंश्योरेंस। और ये लाइफ इंश्योरेंस प्योर लाइफ इंश्योरेंस होना चाहिए, टर्म इंश्योरेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप किसी इन्वेस्टमेंट के साथ इसको क्लब करके एक ऐसा प्रोडक्ट बनाते हैं जो आपके लिए लॉन्ग टर्म में बेनिफिशियल नहीं है और अमाउंट भी आप ज़्यादा दे रहे हो। दूसरा जो प्रोडक्ट है, जो दूसरी इंश्योरेंस पॉलिसी आपको लेनी चाहिए, वो है हेल्थ इंश्योरेंस। आपको हेल्थ इंश्योरेंस कम से कम अपनी जो ईयरली सैलरी है आपकी, उसका कम से कम 10 गुना वैल्यू का आपको हेल्थ इंश्योरेंस जरूर लेना चाहिए। आपको हेल्थ इंश्योरेंस अलग से लेना है। आप मान लीजिए आप कहीं जॉब कर रहे हैं, तो जो आपका जॉब के साथ जो आपका इंश्योरेंस चल रहा है, जो हेल्थ इंश्योरेंस आपको मिला होगा या हेल्थ इंश्योरेंस आपने लिया होगा, मेडिकल इंश्योरेंस आपने लिया होगा, उसको मत कंसीडर करिए कि वो आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस है। उसे ऐसा कंसीडर करिए कि वो आपके लिए एडिशनल बेनिफिट है, विंडफॉल है। आपको एक अपना पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस जरूर लेना चाहिए आपकी सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि मेडिकल खर्चे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस होते जा रहे हैं। हेल्थ इंश्योरेंस लेते हुए ध्यान दीजिए, जब भी आप हेल्थ इंश्योरेंस परचेज करते हैं, ये ध्यान दीजिए कि आप अगर अपनी फैमिली है, मान लीजिए आप मैरिड है, योर वाइफ, योर किड्स, आप इनका हेल्थ इंश्योरेंस अलग लीजिए। और अगर आपको अपने पेरेंट्स का लेना है या अपने पेरेंट्स इन लॉ का हेल्थ इंश्योरेंस लेना है, उनका इंश्योरेंस अलग लीजिए।
क्लब करके इंश्योरेंस मत लीजिए। कई बार हमारे जो इंश्योरेंस एडवाइजर्स हैं या जो एजेंट्स हैं जिनसे हम लोग बात करते हैं वो आपको एडवाइस करेंगे कि आप क्लब कर लो, सब पूरी फैमिली का एक साथ ले लो। नहीं, आपको अपने पेरेंट्स के साथ अपना हेल्थ इंश्योरेंस क्लब नहीं करना है, उनका अलग हेल्थ इंश्योरेंस लेना है, या अपने पेरेंट्स इन लॉ का अलग हेल्थ इंश्योरेंस लेना है, अपने और अपने बच्चों के लिए अलग हेल्थ इंश्योरेंस लेना है। ऐसा मैं आपको क्यों कह रहा हूं? ऐसा मैं आपको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो हेल्थ इंश्योरेंस का पैकेज बनता है वो सबसे एल्डर जो मेंबर होता है उस पैकेज का, उसके अकॉर्डिंग बनता है। आपका प्रीमियम भी उसी अकॉर्डिंग बनेगा जो आपके पेरेंट्स का प्रीमियम बन रहा है, तो वो बहुत महंगा पैकेज मिलेगा। तो आपको क्या करना है कि अपना और अपनी फैमिली का, अपनी वाइफ का, अपने बच्चों का अगर अलग पैकेज लेंगे तो आपकी एज के हिसाब से वो एक अलग प्रीमियम बनेगा, और अपने पेरेंट्स का आप अलग ले लीजिए, उनका अलग पैकेज बनेगा। हेल्थ इंश्योरेंस आपको जरूर लेना है। तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसमें वो है इमरजेंसी फंड। आई मीन, महादेव नहीं करें ऐसा किसी के साथ हो, लेकिन अभी अलग अलग कंपनीज में ले ऑफ चल रहे हैं, जॉब की सिक्योरिटी। हम जो 80s के टाइम पे जो लोग थे, या 2000 के टाइम पे जो लोग थे, या 2010 या 15 के टाइम पे जो लोग थे, अभी 2023 चल रहा है, ये समय बहुत ही अलग है। अनसर्टेनिटीज का लेवल बहुत ही ज्यादा ऊपर और नीचे है। तो हमें इमरजेंसी फंड का जुगाड़ करके रखना है। कितनी इमरजेंसी फंड होनी चाहिए? ऑलमोस्ट इतना इमरजेंसी फंड आप रखें कि मिनिमम 6 मंथ आपका उससे एक्सपेंस चल जाए, यानी जो आपकी मंथली इनकम है उसका 6 टाइम आपका इमरजेंसी फंड होना चाहिए। अगर आप उसका 12 टाइम्स रखते हैं तो द बेस्ट है, बट अगर आप नहीं रख पाते हैं तो मिनिमम 6 मंथ इमरजेंसी फंड आपको जरूर रखना चाहिए। इमरजेंसी फंड कैसे रखें? इमरजेंसी फंड को भी आप डिवाइड कर सकते हैं। मान लीजिए आपकी सैलरी है 50,000 रुपए, तो आपको करीब 3 लाख रुपए के आसपास इमरजेंसी फंड इकट्ठा करके रखना चाहिए। और वो 3 लाख रुपए भी आप कैसे रखें? उसका करीब 10 to 20% अपने पास कैश में रखें, कभी भी वक्त इमरजेंसी में जरूरत पड़ती है। बाकी जो आपके फंड है वो आप लिक्विड फंड में डाल दीजिए, या किसी ऐसे एफडी में डाल दीजिए जहां पर आप तुरंत उसको तोड़ सकते हैं और आप पे पेनाल्टी नहीं लगेगी। एफडी के बारे में मेरा एक अलग पूरा वीडियो है, वो आप देख सकते हैं मेरे चैनल पर जाकर, वहां पर करेंगे। उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको चैनल डिटेल्स नोटिफिकेशन भी मिलेगी। तो आपको लिक्विड फंड, आपको जो इमरजेंसी फंड है वो ऐसे मैनेज करना है। अब जो दूसरा एस्पेक्ट है वो है हम रेगुलर लाइफ में किस तरीके से अपनी बजटिंग करें। दोस्तों, मैंने आपको बताया कि ये जो आज का वीडियो है वो हम लोग बना रहे हैं एक गाइडलाइन के तरीके से। ये मेरे आजमाए हुए, एक्सपीरियंस्ड और बाकी लोगों के साथ जो एक्सपीरियंस है, बाकी लोगों के साथ जो डिस्कस करे हैं, रिसर्च करा है, उसके बेसिस पे बेस्ट प्रैक्टिसेस मैं बता रहा हूं। ये आप एज अ गाइडलाइन यूज करके अपने लिए एक रूल बना सकते हैं, अपने लिए एक प्रोसेस बना सकते हैं कि आपको अपनी बजटिंग, सेविंग कैसे करनी है। तो दूसरे एस्पेक्ट पे हम लोग बात कर रहे थे। दूसरा एस्पेक्ट है अपनी प्रेजेंट लाइफ को कैसे मैनेज करें, बजटिंग कैसे करें, मंथली जो इनकम आती है कितनी जाती है, कहां से आ रही है, कहां जा रही है, इसको कैसे करें। सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप एक्सेल शीट या नोटपैड पे इसे नोट जरूर करें, आपकी कितनी एक्सपेंस हो रही है, कितना एक्सपेंस जा रहा है, कितने खर्चे इनकम आ रही है, कितना खर्चा हो रहा है। इसको जरूर मैनेज करें, रेगुलर बेसिस पे मैनेज करें, हर एक छोटे से लेकर बड़ा हिसाब उसमें जरूर रखें। और इस खर्चे को डिवाइड कैसे कर सकते हैं? इसको डिवाइड करने का, इसको मैनेज करने का एक बहुत ही पावरफुल रूल है 50-30-20, 50-30-20 रूल ऑफ मनी मैनेजमेंट। इस पे एक मेरा अलग सा वीडियो है, वो भी आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अदरवाइज वो आपको आई बटन में भी वो आपको लिंक दे दूंगा, और मैं डिस्क्रिप्शन में भी वो वीडियो का लिंक डाल दूंगा, वो भी आप देख सकते हैं। उसमें और डिटेल में एक्सप्लेन करा हुआ है। तो 50-30-20 रेशियो क्या है? आपकी जो टोटल इनकम आती है मंथली, उसका 50% आपको अपने नीड्स पर स्पेंड करना है। मतलब जो आप रेगुलर खर्चे करते हैं, जो आपके इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, इंश्योरेंस प्रीमियम है, जो आपके मेंटेनेंस चार्जेस हैं, व्हीकल खर्चे हैं, राशन है, किचन है, रेगुलर मेडिकल एक्सपेंसेस हैं, ये सारी चीज़ें आपकी नेसेसिटी है, नीड्स में आती है। जो 30% वो अपनी डिज़ायर पर खर्च करिए। आपको घूमना है, रेस्टोरेंट में जाना है, पार्टी करनी है, बुक्स खरीदना है, वेकेशन पे जाना है, मोबाइल खरीदना है, कुछ लग्जरी आइटम खरीदना है, वो आप उस 30% में मैनेज करें। मान लीजिए आपको एक फ़ोन लेना है और आपकी सैलरी है 50,000 रुपीज़, तो एज पर रूल आप करीब 15,000 रुपये आपके वॉन्ट्स वाले सेक्शन में, 30% वाले सेक्शन में आते हैं हर महीने। आपको एक फ़ोन लेना है 45,000 रुपये का। अब एक तो तरीका यह है कि आप फ़ोन ले लें कुछ EMI पे और उस तरीके से करके, और फिर आप उसको धीरे धीरे ख़त्म कर देंगे, तो बैंक को भी थोड़े पैसे मिल जाएंगे और कुछ आपका भी काम हो जाएगा। लेकिन ये सही तरीका नहीं है। सही तरीका क्या है कि आप उसको 3 महीने के लिए 15,000 रुपए करके या 10,000 रुपए करके आपको जोड़ना है पैसे। जब आपके पास 45,000 रुपए हो जाए तब आप उस फोन को परचेज करिए। या कोई ऐसा ऑप्शन देखिए जो नो कॉस्ट EMI में आपको मिल रहा है, यानी जितने का फोन है EMI के बाद भी उतने में ही आपको वो पड़ता है, तो उसे आप परचेज कर सकते हैं, उसे आप ले सकते हैं। तो ये स्मार्ट तरीका हुआ। और जो 20% है सेविंग का, वो 20% आपको सेविंग करना है। 50-30-20 रूल में 50% आप अपनी ज़रूरतों पर,
यानी नीड्स पर खर्च करते हैं, 30% आप अपने वांट्स पर यानी डिज़ायर्स पर खर्च करते हैं, इच्छाओं पर खर्च करते हैं, और 20% आप सेव करते हैं। 20% आपको सेविंग में डालना ही डालना होता है। और हर महीने आपकी हर साल आपकी सैलरी बढ़ेगी। अगर इंक्रीमेंट होगा तो जितना इंक्रीमेंट होता है कोशिश करें कि उसी रेशियो में आपने ये खर्चे भी नहीं बढ़ा लें। कोशिश करें कि उसमें जो सेविंग वाला अमाउंट है उसको थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ाएं, 50% बढ़ाएं या 30% बढ़ाएं, बाकी रेशियो को थोड़ा सा कम कर लें, तो आपका ये अमाउंट बढ़ता जाएगा। अब दोस्तों हम आते हैं अपने तीसरे सेगमेंट पे, तीसरे पार्ट में, जो मैंने आपको बोला था कि हम अपने पूरे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के गाइड को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक अनसर्टेनिटीज़ के लिए, दूसरा रेगुलर लाइफ के लिए, तीसरा प्लान्ड चीज़ों के लिए, यानी ऐसी चीज़ों के लिए जिसको हम लोग प्लान कर सकते हैं। हमें अच्छी गाड़ी लेनी है, अच्छा घर लेना है, सेविंग करनी है, रिटायरमेंट प्लान करना है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में सोचना है, फ्यूचर के बारे में सोचना है, फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में सोचना है। उसके लिए आप 20% जो सेव करेंगे उस अमाउंट को मैनेज कर सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। कैसे मैनेज करना है? नॉर्मली मैं सजेस्ट करता हूँ, या ये मेरा एक्सपीरियंस है आप कह सकते हैं, और उसके बेसिस पे मैं ये आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि जो आप जितनी भी आपको सेविंग करनी है 20% मिनिमम होना चाहिए। 20% से ज़्यादा अगर आप सेविंग कर सकते हैं द बेस्ट है। तो जो आपकी सेविंग अमाउंट है, जो आप जितना आपको सेव करना है, उसका ऑलमोस्ट ओके, चलो इसको एक रूल से पढ़ते हैं। एक बहुत ही अच्छा रूल है 100 - x रूल। तो उसका क्या होता है कि जितनी आपकी एज है वो x है, उतना आपको बिल्कुल फिक्स अमाउंट में रखना है, सिक्योर अमाउंट में रखना है, सेविंग जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स और इस तरीके के अमाउंट की स्कीम्स होती है उसमें रखना है। जैसे मान लीजिए मेरी एज है 35 ईयर्स, तो मैं 35% ऑफ द टोटल सेविंग, जो मुझे सेविंग करनी है उसका 35% मैं गवर्नमेंट बैक्ड या सिक्योर या रिस्क फ्री स्कीम्स में लगाऊंगा। रिस्क फ्री स्कीम्स क्या है? जैसे पीपीएफ है, पीएफ है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है, या लिक्विड फंड्स हैं। ऐसे फंड्स जो बिल्कुल सिक्योर है, या गवर्नमेंट बॉन्ड्स है, इसमें इन्वेस्ट आपको करना चाहिए 30%। यानी मेरी एज 35 है तो 35%, अगर आपकी एज 20 है तो 20% केवल आपको वहां पर सेव करना है। बाकी अमाउंट आपको, अच्छा दोस्तों, इससे पहले कि हम आगे बढ़िए एक चीज जान लीजिए, एफडी नहीं, एफडी में पैसे नहीं बढ़ते हैं। एफडी तो केवल आपको पैसे को प्रोटेक्ट करता है। एफडी इन्वेस्टमेंट टूल में मैं नहीं मानता हूं कि आप एफडी में कुछ पैसे डालें, तो वो एक मनी प्रोटेक्शन टूल है, मनी प्रोटेक्ट करता है। उसमें आपको जिस रेट से रिटर्न मिलता है उससे ज़्यादा तो इन्फ्लेशन है, तो उसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं होता। अब हम बात करते हैं जो हमारा रेस्ट 65% है या 60% है, या अगर आपकी एज 25 है तो 75% अमाउंट जो सेविंग का है उसे कैसे इन्वेस्ट करें? उससे आप डालिए स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में कैसे डालना है? क्या मैं शेयर्स खरीद लूँ? नहीं, आप शेयर्स मत खरीदो। आप म्यूचुअल फंड में स्टार्ट करने के लिए म्यूचुअल फंड में आप डाल सकते हो। बाद में जैसे जैसे आपकी नॉलेज बढ़ती जाएगी आप और भी फाइनेंशियल टूल्स एक्सप्लोर कर सकते हैं, बट स्टार्टिंग के लिए म्यूचुअल फंड बेस्ट है। देखो, जिस चीज़ में हमारी एक्सपर्टाइज नहीं है, या तो हमें वो लर्न करना चाहिए उसके बारे में, वो डेली सुबह उठ के गूगल करके कहीं से टिप्स लेकर, टेलीग्राम के लिंक को ज्वाइन करके, और किसी ने टिप्स दे दिया कि ये शेयर खरीद लो, यहाँ ये ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, बेनिफिशियल नहीं होता। मैंने खुद भी इसके बारे में कुछ एक वीडियोस बनाए हैं, उसमें मैंने ये एडवाइस किया कि बहुत ही मार्केट रिस्क पर डिपेंड करता है। तो मैं आपको बहुत ज़्यादा एडवाइस नहीं करूँगा जब तक आपको इसकी समझ ना हो, जब तक आपका इंटरेस्ट ना हो ट्रेडिंग में या शेयर मार्केट में। आपको डायरेक्ट शेयर मार्केट, ऑप्शंस, इक्विटी या फ्यूचर, उस पर नहीं जाना चाहिए। बिटकॉइन और ये जो क्रिप्टो करेंसीज हैं इस पे तो बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए, एटलीस्ट मेरा सजेशन नहीं है। तो हम क्या करेंगे, म्यूचुअल फंड से स्टार्ट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड बेस्ट है। जो टोटल अमाउंट आपका म्यूचुअल फंड के लिए निकल रहा है, यानी आपने 20% ऑफ द टोटल इनकम सोचा था कि आप सेव करोगे, अब जो अमाउंट सेविंग करने के लिए आया है उसका जितनी आपकी एज है, मतलब 20 ईयर्स, 25 ईयर्स, 35 ईयर्स, जो भी आपकी एज है, उतना आप सिक्योर डिपॉजिट कर रहे हो, राइट? जो बाकी अमाउंट बचता है उस अमाउंट को हम म्यूचुअल फंड में डाल सकते हैं। और म्यूचुअल फंड में भी आप कोशिश करो 40% निफ्टी 50 में डाल दो, यानी जो लार्ज कैप है उसमें डाल दो। ऑलमोस्ट 30% आप डाल सकते हो मिड कैप में, और 30% डाल दो स्मॉल कैप में। अब हमें नहीं करना, हमें नहीं मैनेज करना है डेली बेसिस पे। आप कहीं से म्यूचुअल फंड लो, वो फंड मैनेजर्स हैं, उनकी एक्सपर्टाइज है, वो डेली काम करते हैं उसी बेसिस में, दे नो बेटर हाउ टू मैनेज इट। आप एसआईपी कर सकते हो, लमसम अमाउंट डाल सकते हो, हर महीने का बाइफरकेशन कर सकते हो, बट आपको इस तरीके से कुछ एक गाइडलाइन की तरीके से आप देख सकते हो इसे, कि आप 40% डाल दो अपने लार्ज कैप में या निफ्टी 50 में, जो इंडिया की टॉप 50 कंपनीज हैं, क्योंकि वो फ्लैक्चुएट बहुत ज़्यादा नहीं होती। आप 30% या 40% अप्रॉक्सीमेटली डाल दो मिड कैप में,
जो थोड़ी बहुत फ्लैक्चुएट होती हैं, बट रिटर्न लार्ज कैप से बेटर दे सकती है। और करीब आप 30% या 35% या 25% आप डालो स्मॉल कैप में, जो हालांकि वो भी बड़ी कंपनीज होती हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल पेनी स्टॉक्स है। पेनी स्टॉक्स के बारे में मैं सजेस्ट नहीं करता अगर आपकी एक्सपर्टाइज नहीं है, मेरी तो एक्सपर्टाइज नहीं है, तो मैं पेनी स्टॉक्स के में इन्वेस्ट करने का आपको कभी भी सजेस्ट नहीं करता। बट आप ये कर सकते हैं कि उसे स्मॉल कैप में डाल दें, और इसको स्मॉल कैप में जब आप डालेंगे तो वो आपको रिस्क थोड़ा ज़्यादा है, बट रिटर्न भी अच्छा दे सकते हैं। आप मेरे चैनल को एक बार भी सब्सक्राइब करिए और देखिए इस तरीके के कितने इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ रेगुलर बेसिस पे। एक हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट की पूरी सीरीज कर रहे हैं, उसमें आपको बहुत सारी नॉलेज और जानकारियां मिलेंगे। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, इसको लाइक करिए, कमेंट करिए और मुझे कमेंट में बताइए। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं, कमेंट में भी अगर आप करेंगे तो उस पर भी मैं आपको